सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन गैर मुस्लिमों को नागरिकता देना क्यों जरूरी है, आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा रही है जिनका इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, यानी कि धर्म के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था किसी न किसी तरीके से। अभी तक ये होता आया था कि भारतीय नागरिकता पाने के लिए किसी भी विदेशी शख्स को भारत में कम से कम 11 साल का समय गुजारना होता था। लेकिन अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरे देशों के सभी धर्मों के लोगों को अब भी 11 साल ही बिताने होंगे। लेकिन सीए कानून की वजह से इन तीन देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के 11 साल की जगह 6 साल में ही नागरिकता दे दी जाएगी। जब गृहमंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2019 को संसद में संशोधित बिल को पेश किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी जो है वो 20% तक घट गई है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को या तो जान से मार दिया गया है, या फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, या फिर गायब करा दिया गया है, या फिर वो अपना देश छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश है। यहाँ गैर मुस्लिमों की आबादी बहुत ही तेजी के साथ घट रही है। तो आइए इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। पहला पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 1951 में पाकिस्तान में जनगणना कराई गई तो वहां मुस्लिम जो आबादी थी वो 85.8% थी और गैर मुस्लिमों की आबादी 14.2% थी। जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वहां 23.2% आबादी गैर मुस्लिमों की थी। 1972 में पाकिस्तान में जब दोबारा जनगणना कराई गई तब पूर्वी पाकिस्तान नाम का जो नाम था वो बांग्लादेश हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी में गैर मुस्लिमों की हिस्सेदारी 3.25% ही बची थी, यानी कि 21 सालों में सीधे सीधे लगभग 11% गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी कम होती चली गई। 2017 में आखिरी बार पाकिस्तान में जनगणना हुई थी और तब वहां गैर मुस्लिमों की आबादी 3.53% रह गई थी। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी में अहमदिया मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई, सिख और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। अब बात जरा बांग्लादेश की भी कर लेते हैं। बांग्लादेश में भी गैर मुस्लिमों की आबादी बहुत ही तेजी के साथ घट गई है। यहां आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी जिसमें यह तथ्य सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी जो कि साल 1951 में 23.2% थी, अब घटकर 9.4% रह गई है। यानी कि सीधे सीधे यहां भी 13% गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कम हो गए हैं। अफगानिस्तान की भी अब जरा बात करें। अल जजीरा की रिपोर्ट का अगर जिक्र करें, इस रिपोर्ट को माने तो 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख परिवार रहते थे। लेकिन अब वहां इनकी आबादी 7,000 से भी कम रह गई है। 7 लाख से कम होते होते बस 7,000 बचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की अगर रिपोर्ट का हवाला दें तो ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू सिख परिवार ही बचे हैं। सिर्फ 700 परिवार, और वो भी वहां गृहयुद्ध जैसे हालात बनने के बाद गैर मुस्लिम देशों से लौट आए हैं। यह अनुमान तब का है जब वहां पे तालिबानी सरकार नहीं हुआ करती थी। अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू सिख भारत लौट आए और अब अफगानिस्तान की 99% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। वहां गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ और सिर्फ 0.3% ही बची है। अब जानिए कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है, क्या वजह है कितना बड़ा पलायन हो रहा है। इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिमों को कई संवैधानिक अधिकार तो दिए गए हैं। गैर मुस्लिमों को अपने धर्म और आस्था को मानने का अधिकार भी दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई मुस्लिम अहम पदों पर भी पहुंचे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद इन तीनों ही मुल्कों में, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो गैर मुस्लिमों की हालत चिंताजनक लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि हिंदू मंदिरों को सिख गुरुद्वारों पर हमला होता है, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। जबरन धर्मांतरण भी यहां पर आम बात है। 2 साल पहले की अगर बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में भी सिख गुरुद्वारों पर अक्सर हमले होते रहते हैं, अक्सर निशाना बनाया जाता रहता है। 25 मार्च 2020 की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के काबुल में एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, जब अगले दिन इन मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो दोबारा वहां पर मौजूद लोगों पर एक बड़ा अटैक किया गया जिसमें कई लोग मारे गए।
पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बद से बदतर लगातार होती चली जा रही है। टारगेट किलिंग्स, ईश निंदा यानी कि ब्लास्फेमी के मामले, जबरन धर्मांतरण के मामले और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों का अपहरण आए दिन होता है, उनके साथ बलात्कार करना, बाद में जबरन शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवा देना, ये सब बहुत आम सी बात हो गई है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों की जबरन शादी करवाई जाती है, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया जाता है। जबरन शादी और फिर जबरन धर्मांतरण की ये घटनाएं हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ खासकर होती हैं। इन धर्मों की अगर बात करें तो नाबालिग लड़कियों को पहले तो किडनैप किया जाता है और उसके बाद उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में उनकी उम्र से 3 से 4 गुना बड़े व्यक्ति से शादी भी जबरन करवा दी जाती है और रिलीजन तो चेंज करवाया ही जाता है। पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की अगर बात करें तो 2014 में एक सर्वे किया था इन्होंने, जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इनमें से 408 मंदिरों में खिलौने की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने भी 400 मंदिरों में तोड़फोड़ या फिर कब्जा हो जाने की बात को माना था। तो आप समझ गए ना कि इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देनी आखिर क्यों बेहद जरूरी है।